हेलो दोस्तों, आप सभी का नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। रोमांटिक सुविचार हिंदी कहानी न्यू लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग पूरी कहानी पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत इंटरटेनमेंट आएगा। दोस्तों, अच्छी और सच्ची रोमांटिक कहानी सुनने में अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है रोशनी। मेरे पड़ोस की आंटी जिससे हमारे घर की ताल्लुकात अच्छे थे, तो उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता एक अमीर लड़की से तय किया था। पर उनके पति यानी मेरे अंकल ने ज़बरदस्ती से उनके बेटे की शादी मेरे साथ ही करवा दी। मैं अनाथ और गरीब था, दहेज में कुछ भी नहीं लाई। आंटी मुझ पर जुल्म करती और कहती है कि आप बदल किरदार है। मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि तू इतना साथ देगा। एक दिन आंटी की कहने पर मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और आंटी ने घर से बाहर निकाल दिया। आंटी मुस्कुरा रही थी और मैं दरवाजे पर खड़ी हुई रो रही थी। उस वक्त मेरा कलेजा मुँह को आ रहा था। आंटी ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। मेरे पति ने खुद को मेरे पापा तो मेरे बचपन में ही मर गए थे। उनके जाने के बाद मेरी मम्मी ही मेरा सब कुछ बन गई थी। लेकिन किस्मत तो शायद कुछ और ही मौजूद था। ज़िंदगी में हमें अभी भी मुश्किल में डरना था। मेरी माँ ने कैंसर जैसी तकलीफ देह बीमारी हो गई थी उस वक्त। माँ ने लेकिन फिर भी मन अपने आंसू छुपा लिए। उनके सामने मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी हिम्मत ही उनका हौसला है। मैं दिन रात उनकी खिदमत में लगी रहती थी, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखती थी, क्योंकि मम्मी चाहती थी कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनूं, अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊं। मैं अक्सर सोचती कि क्या कभी ज़िंदगी मुझे भी खुशियाँ नसीब करेगी या नहीं। मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ के बाद मेरे अंकल ही मेरा सब कुछ बन गए थे। वह एक दिन बिजनेसमैन थे और मेरे पापा से अच्छे ताल्लुकात भी था। जब जब मम्मी का तबीयत बिगड़ना शुरू हो गया था, उन्होंने हमारे पैसे के तौर पर भी मदद करना शुरू कर दी थी। दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटल की फ़ीस सब कुछ उन्होंने ही संभाल लिया था। मैंने उनके लिए दिल से प्रार्थना करी थी। अंकल वैसे तो हमारे साथ इतना ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाए थे, लेकिन अब वह सच में एक बाप की तरह पेश आ रहे थे। शायद वह भी पछता रहे थे कि वह पहले क्यों नहीं आए। मम्मी की डेथ के बाद अंकल ने ही मुझे अपने घर में रखा। उन्होंने फैसला कर लिया था कि मुझे अपने घर में ही रखेंगे। मैं तो अंदर से टूट टूटी गई थी, लेकिन दिल वहीं पर रह गया, अपने पुराने छोटे से कमरे में। यहाँ सब कुछ नया था, अच्छी तरह से हर चीज़ लगी हुई थी। अंकल की पत्नी यानी मेरी आंटी, जो मेरे वजूद को भी कबूल करने में हिचकिचाती थी, उनके लिए मैं उनकी दुनिया में एक फालतू सी इंसान थे। एक गरीब रिश्ता जो दोस्ती के ऊपर ही कायम था, जिसे वह दिल से कभी नहीं अपनाना चाहती थी। और मैं खामोशी से घर के एक कोने में सिमट कर गिर गई। आंटी की बातें सुनकर बहुत मेरे होश उड़ आए। बस एक आदमी था जो मेरे लिए अजनबी होते हुए भी जाना पहचाना सा लगने लगा। ऋषभ मेरे अंकल का बेटा हुए मुझसे बहुत अलग था। पढ़ा लिखा, नर्म व्यवहार और सबसे बढ़कर इंसाफ पसंद हुए मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसकी नज़रें मेरे दर्द को पहचान लेती थी। मैं जब घर में आई तो सब कुछ मेरे लिए नया और अनजाबी सा था, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल साफ थी कि मेरी हैसियत एक मेहमान से ज़्यादा नहीं थी। आंटी का व्यवहार, घर से के नौकरों की नज़रों, यहाँ तक कि रोज़ के मामले भी मुझे यही एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं इस दुनिया की सब नहीं हूँ। लेकिन उस सब के बीच एक आदमी था जो शायद इतना अलग नहीं था, या कम से कम मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि ऋषभ अंकल आंटी का इकलौता बेटा पढ़ा लिखा था, सलीके मन, सुलझा हुआ और खामोश रहने वाला इंसान था। वह अपने कमरे में कभी ही बाहर नहीं आता, और जब भी आता तो काम के सिलसिले में या फिर खाने के वक्त। शुरू में वह मुझसे बिल्कुल अनजाबियों की जैसा व्यवहार करता था, जैसे मैं उस दुनिया में कोई मायके नहीं रखती। मैं कभी कभी दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करती, सिर्फ ज़रूरी बात होती तो हो जाती बात।
वरना नहीं। आंटी की नज़रें मेरी मौजूदगी को एक कड़वा एहसास देती। उन्होंने पसंद नहीं था कि मैं उनके शालीशान आलीशान घर में इतने सुकून के साथ रही हूँ कि मैं उसके साथ ही खाने की मेज़ पर बैठकर खाना खाती हूँ या उनके बेटे के करीब हो रही थी। चाहे सिर्फ इत्तेफाक से ही सही, उन्होंने अपनी पसंद से एक लड़की जिसका नाम अलका था उसे पहले ही ऋषभ के लिए तय कर लिया था और वह खुलकर इसका इजहार भी करती। वह लड़की अक्सर यहाँ आती और हर बार अपनी मौजूदगी का खूब मजाक बनाती थी, एहसास दिलाती थी। वह हंसती और खुलकर बोलती, ऋषभ से ज़्यादा खुलकर बात करती और अक्सर मेरी तरफ तेज नज़र से देखती। कुछ ऐसी बातें भी वह कह जाती जिन्हें मैं बर्दाश्त कर लेती थी। उनकी इन हरकतों से ऋषभ के व्यवहार में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया। वह सबके साथ एक जैसा ही पेश करता था। मैंने कई बार महसूस करा कि जब वह लड़की खुद से ज़्यादा बढ़कर उससे बात करती तो वह चुपचाप ही कमरे से निकल जाता। तो मुझे कभी यकीन नहीं है कि उसकी खामोशी मेरे लिए थी या फिर उसकी जो नज़र थी वो मेरे लिए तलाश रही थी, एहसास दिला रही थी। वह हंसती और खुलकर बोलती। ऋषभ से ज़्यादा खुलकर वे बात भी नहीं करती। वह अक्सर जब बात करती थी तो ऋषभ वहाँ से गायब हो जाता। कुछ ऐसे बातें भी कह जाती जिन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसकी इन हरकतों से ऋषभ के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था। वह सबके साथ जैसा बोलता था वह उसी के साथ वैसा भी बोलता था। मुझे कभी यकीन नहीं था आया कि उसकी खामोशी में क्या है। ऐसा क्या लगता है कि खामोशी मेरे लिए थी या किसी और के लिए, या फिर उसकी फितरत का एक हिस्सा था। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सी नरमी पैदा हो गई। बिना चाहे बिना किसी इरादे के मैंने खुद को बार बार समझाया कि मैं यहाँ सिर्फ कुछ वक्त के तौर पर ही हूँ और मेरा हैसियत किसी बेटे या बहू की नहीं है। लेकिन दिल कहाँ दलीलें सुनता है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही सिखाया था कि इज्जत और सच्चाई वह जेवर है जो किसी भी लड़की की खूबसूरती को बढ़ा देता है। मैं बस उसी सच्चाई की और बस उस घर में ज़िंदा रहने की कोशिश कर रही थी। खामोशी पर्दे के पीछे एक बेईमान मौजूद था। लेकिन कभी कदार वो जब ऋषभ की नज़रें कुछ लम्हे ठहर जाती, मुझे लगता है कि शायद वह मेरे मौजूद से कोई हल्की सी दस्तन सुनता है जो उसके दिल तक ज़रूर पहुंचती है। अंकल हमेशा से मुझसे नरमी से बात करते और काफ़ी इंसाफ पसंद इंसान थे। वह मेरे पापा के बड़े अच्छे दोस्त थे लेकिन मेरे लिए अब एक बाप की तरह बन चुके थे। जब मम्मी का साया सर पर से उठा तो मुझे लगा कि जैसे मैं सच में अकेली हो चुकी हूँ, क्योंकि अंकल ने मेरी हालात देखकर मुझे पूरी तरह से सहारा दिया। उन्होंने न सिर्फ मेरी पढ़ाई जारी रखने का अवसर, मेरे कमरे से बाहर से गुजरने हुए मेरा हाल पूछ लेते, मेरे इम्तिहानों के बारे में जानना चाहते हैं और मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रहती। लेकिन मेरे दिल में जैसे डर की एक लहर दौड़ गई थी। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वह किस तरह बात को लेकर जा रहे थे। लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि अंकल नरमी से उस लम्हे मेरे साथ हाथ पर हाथ रखा और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऋषभ से शादी कर लो। यह सुनकर एक पल तो मेरा दिल जैसा धड़क भूल गया। मैंने नज़र झुका ली। दिल में एक हलचल सी मच रही थी जिसके लिए मेरे दिल में एक रिस्पेक्ट थी, लेकिन जिससे मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं थी। अब वह मेरा पति बनने जा रहा है। मैं खामोशी रही। अंकल ने मेरी इसी खामोशी को हाँ समझ लिया। शायद वह मेरे चेहरे पर से सब कुछ पढ़ चुके थे। लेकिन जैसे ही यह सब खबर आंटी तक पहुंची तो वह जैसे जल भुनी उठी। पूरे घर में उनके गुस्से की गूंज फैल रही थी। वे बोली, क्या मतलब है आपका? हमारी बहू एक गरीब और अनाथ लड़की बनेगी? उनकी आवाज़ बुलंद और कड़वाहटों से भरी थी। वह कहने लगी, मैंने तो ऋषभ के लिए लड़की पहले से ही ढूंढ रखी थी, ही पसंद कर रखी थी। मैं हमेशा से उसको ही हमारे घर की बहू बनाना चाहती हूँ और अब आप अचानक से यह फैसला कर रहे हैं कि रोशनी और ऋषभ की शादी होगी। अंकल ने उनकी बात पर सुकून से जवाब दिया, हाँ, कि यह मेरे बेटे की ज़िंदगी का फैसला और मैं सिर्फ उनके लिए बेहतरीन ही चाहता हूँ। रोशनी भी मेरे ही दोस्त की बेटी है और उसमें वह सब खूबियाँ हैं जो एक अच्छी बहू और पत्नी में होनी चाहिए। दौलत पैसे या सब एक तरफ पर किरदार सबसे ज़रूरी है। अंकल का चेहरा खर्च हो गया था। वह जानती थी कि अंकल के अलावा वहाँ मेरा कोई नहीं था
उन्होंने हार नहीं मानी और अंदर ही अंदर वह उसी लड़की अलका को लेकर साथ में सब साजिशें करने लगी। उनके दिल मेरे लिए नफ़रत और गहरी हो गई। उन्होंने मुझे घर के माहौल से काटने की कोशिश करनी शुरू कर दी। छोटी छोटी बातों पर ताना देना, मेरे किए गए कर्मों के में खामियां निकालना और नौकरों के सामने मेरी बेइज्जती करना तो जैसे मामूल ही बन गया। अलका भी जैसे ही इस रिश्ते की खबर सुनकर आग बबूला हो गई। वह तो वैसे भी मुझे पहले ही नापसंद करती, अब वह अपनी हर मासूम महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि अगर यह रिश्ता पक्का हो गया तो ऋषभ हमेशा के लिए रोशनी का ही होकर रह जाएगा और उसके कई सपने यूं ही खाक में मिल जाएंगे। और आंटी के चेहरे पर वह ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अब भी मुझे याद है, जिस दिन अंकल ने सबके सामने मेरे और ऋषभ के रिश्ते की अनाउंसमेंट की थी, तो उसके चेहरे पर खुशी की जगह एक हार और नफ़रत साफ दिख रही थी। वह जुबान से तो कुछ भी नहीं बोली, लेकिन उनकी नज़रें कह रही थी कि वह रिश्ता कभी भी दिल से काबूल नहीं करेंगे। उन्होंने सर हुआ था। अब वह हर बात में मुझे एहसास दिलाती कि मैं उस घर की असल बहू नहीं हूँ। उसी बीच उस अलका का भी व्यवहार बदल गया। जो पहले कभी मुझे बहुत बेरुखी अंदाज में बात किया करती थी, कभी मुझे बहुत परेशान करती थी, लेकिन अब भी अचानक मेरी बहुत हमदर्द बन गई थी। मेरे कमरे में आना, मेरे साथ चाय पीना, मेरे कपड़ों की तारीफ़ करना और हंसी मजाक करते रहना, इसका रोज़ यह मामूल बन गया था। जो शुरू में मुझे हैरत हुई कि फिर सोचा कि शायद वक्त के साथ वह भी बदल गई, लेकिन हकीकत को भी मान गई। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि अलका ही हमदर्दी सिर्फ दिखावा है। वह हर वक्त मेरी बातों में झांकती, मेरे जज्बात जानने की कोशिश करती और फिर उनका मजाक उड़ाती रहती। कभी मेरे कपड़ों को सदा सा कहकर क्यूट कहती, तो कभी मेरी बात बोलने के अंदाज को मासूम बताती। उसके शब्द हमदर्दी के पर्दों में छुपे हुए होते, उसकी बातें जो धीरे धीरे मेरे दिल को छलनी करती। एक दिन वह मेरे पास आई और बोली कि रोशनी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऋषभ जैसा लड़का मिला है। बहुत से लोग उसके करीब आना चाहते हैं और हाँ, मैं भी बचपन से उनकी बहुत अच्छी दोस्त रही हूँ, लेकिन चलो जो भी नसीब में हो वही मिलता है। मैंने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा कि ऋषभ अगर सच में खास है तो उसकी पसंद का खूब ख्याल रखूंगी। हम भी किसी खास को ही उदासी की दुनिया में रहने देते। इतने में उसके चेहरे पर एक झुनझुनाहट आई, फिर हंसते हुए बोली कि वाह, क्या तुम तो शायर लगती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी दिलचस्प हो सकती हो। और फिर वह चली गई। उसकी हर बात मुझे मेरे मकान को अपने वजूद में मौजूद नहीं होने देती। शादी काफ़ी सादगी से हुई, बिना बड़े हंगामे की। अंकल ने खुद ही सारी जिम्मेदारियां संभाली, हर इंतज़ाम अपने हाथ से किया, हर बात का ख्याल रखा। आंटी के व्यवहार में उस दिन नफ़रत का अहसास नज़र आ रहा था, लेकिन उन्होंने किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाई। और अलका भी हमारी शादी में शामिल तो ज़रूर हुई, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सिर्फ दूसरों के दिखाने के लिए थी, वरना उसकी नज़रों हर लम्हा मेरे वजूद को नापसंद से छूती रहती। शादी के बाद मेरे लिए एक नई दुनिया बन चुकी थी, नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। ऋषभ के साथ मेरा रिश्ता धीरे धीरे भरोसे की बुनियाद पर आगे बढ़ने लगा। वह कम बोलने वाला इंसान था, लेकिन उसके व्यवहार में एक नरमी और ईमानदारी थी। वे मेरी खामोशी को समझता, मेरे शब्दों को बिना कहे मेरे जज्बातों को महसूस करता। मैं कभी उससे ज़्यादा चीज़ों की ख्वाहिश नहीं रखती, लेकिन जो इज्जत और सुकून उसने मुझे दिया वह मेरी सोच में भी बढ़कर था। वे मेरे दुखों की जुबान जानने लगा और यह मेरे लिए मोहब्बत सबसे बड़ी निशानी थी, पर मोहब्बत का हो गई। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इसी तरीके से कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं दोस्तों। बड़ी मेहनत से मैं कहानी बनाता हूँ। चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद दोस्तों।